जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये जो है पेपर लेकर आए हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा व्यवहार और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा भूगोल का मॉडल पेपर है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और किस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन पेपर आएंगे, आइए देखते हैं। देखो, यूपी बोर्ड रहेगा और एनसीईआरटी रहेगा। सभी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है लेकिन यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। समय बच्चे आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे और उसके बाद पूर्णांक 70 का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र निर्धारित है, सभी में है। निर्देश क्या है, सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और उसके बाद में जो अतिलघुत्तरी से 20 शब्दों में और लघुत्तरी प्रश्न जिनका शब्द 50 शब्दों में देना है। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न बच्चों उनका जो है 150 शब्दों में लिखिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा। उसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। उपयुक्त रेखा मानचित्र और आरेखों द्वारा अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक नंबर का है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक की है, जो बच्चों 1 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है दिया है? तो दूसरा सही बच्चों जो है खा हो जाएगा, एलन सी सेम्पल। सही जवाब खा हो जाएगा, एलन सी सेम्पल ने जो है दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगली बार जो पुलिस वाली परीक्षा हुई थी, इसमें 8 साइड से क्वेश्चन बहुत उठाए गए थे, यानी नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन, समाजशास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठाए गए थे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो बच्चों एशिया महाद्वीप में, क्योंकि भारत, चीन वगैरह सब एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? चीन, इंडोनेशिया, चिली, भारत। कह रहा है कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए, जो है वनस्पति माने बच्चों पेड़ पौधे होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो 4 नंबर का जो है हो जाएगा, घा हो जाएगा चिली। क्या है बच्चों? चिली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? विनिमय, व्यापार, खनन, शिक्षण। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है? तो सही जवाब जो है गा हो जाएगा, खनन हो जाएगा यहाँ पर। हरियाली एक परियोजना है जल संभर विकास से संबंधित, ग्रामीण विकास संबंधित, नगरीय विकास से, वन संरक्षण से। तो सही जवाब गा हो जाएगा, जल संभर विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यटन नगर है? कौन सा एक पर्यटन नगर है? मथुरा, पंचमुड़ी, रुड़की, रानीगंज। सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य है नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये जो है नहीं जुड़ा नमामि गंगे योजना से। चलिए अब अतिलघुत्तरी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बच्चों, जो 2-2 नंबर का रहेगा, कभी 3 नंबर को भी पूछ लेता है। और लघुत्तरी प्रश्न कितने के? 4-4 अंकों का दिया गया है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। उसका विस्तृत उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा 6 अंकों का रहेगा। और उसके बाद में देखो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन जो रहेंगे आधा आधा यानी 1-1 नंबर का रहेगा। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ऐसे ही पेपर आएगा सेम टू सेम जो है, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे सालाना परीक्षा हो, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ जो है अतिलघुत्तरी प्रश्नों को जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखें। नव निश्चयवाद को परिभाषित करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का उत्तर हम लोग देखेंगे। नव निश्चयवाद क्या है? देखो, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रिफिथ टेलर ने 1920 ईस्वी में नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। यह संकल्पना 2 विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और जो है संभववाद के बीच मध्य मार्ग को जो है परिलक्षित करती है।
नवनिश्चयवाद को जो है रुको और बचाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्या है बच्चों, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो सीधी सी बात है बच्चों, भारत है और उसके बाद में है चीन। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। पहले चीन था लेकिन अब भारत का स्थान विश्व में पहला हो गया है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया बच्चों, एक भारत है, दूसरा जो है चीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो दो उदाहरण दीजिए। द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 11 का उत्तर देखो। 11 का उत्तर ये है, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत पहला है जैसे कुटीर उद्योग हो गया, दूसरा है विनिर्माण उद्योग। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है जो है विनिर्माण उद्योग। और तृतीय क्रिया में बच्चों पहला है बैंकिंग सेवा, दूसरा जो है पर्यटन उद्योग। तो दो दो उदाहरण दे दिया गया, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीय में से बैंकिंग हो गया, सेवा हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया। और द्वितीय क्रिया में क्या होगा बच्चों, कुटीर उद्योग, विनिर्माण उद्योग। और तृतीय क्रिया में बैंकिंग और पर्यटन उद्योग हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। यहाँ भी 2 नंबर आपको मिलेगा। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का जो है उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को जो है स्थानीय बाजार में जो है विक्रय देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। 13 नंबर क्या है? 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। बहुत सरल है। 2 धात्विक खनिजों के नाम, पहला बच्चों लिख लीजिए आप लोग, तांबा लिख लीजिए। और दूसरा जो है मैग्नीज। ये जो है धात्विक खनिजों के नाम है। पहला तांबा है, दूसरा जो है मैग्नीज है। अगला क्वेश्चन है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर देखेंगे हम लोग। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती बच्चों किसे कहते हैं? जिसको पाढ़ा भी कहते हैं। तो पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर जो है 14। प्रश्नोत्तर नंबर 14 का उत्तर हम लोग देखेंगे। पल्ली बस्ती देखो, कभी कभी व्यवस्था के कारण जो है उत्पन्न सामाजिक बिलगाव के कारण गच्छित बस्तियां विखंडित हो जाती हैं। यद्यपि विखंडित में हो जाने के बाद उन सबका नाम एक ही जो है रहता है। इन विखंडित भागों को ही जो है पल्ली बस्ती कहा जाता है। इन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से जो है क्या तात्पर्य है, ये इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 15 का उत्तर देखो, मानव संसाधन वह अवधारणा है जो बच्चों जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। परिसंपत्ति माने होता है जिसका बच्चों मूल्य हो, जैसे जिसका मूल्य हो उसे क्या कहते हैं? परिसंपत्ति कहते हैं। तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को जो है अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। चलो अब हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 16 देखेंगे। 16 क्या है? भू निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। भू निम्नीकरण को परिभाषित करना है। भू निम्नीकरण क्या है? भू निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। आइए इसको उत्तर में देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 16। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं? पेड़ पौधे एवं फसलों के वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने की स्थिति को भू निम्नीकरण कहते हैं। पेड़ पौधों एवं फसलों के वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने की स्थिति को भू निम्नीकरण कहते हैं। तो लघुत्तरी प्रश्नों को जो है बच्चों हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ लघुत्तरी प्रश्नों करते हैं। प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है, इसको उत्तर हम लोग देखते हैं।
प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना क्या है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। देखो बच्चों, कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रकृति के मानवीकरण, देखो समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। तत्पश्चात वह अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही बेहतर तथा अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वह अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के द्वारा मनुष्य संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाकलापों की छाप स्वतंत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्रामास्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेल और उसके बाद फलोद्यान मैदानों, तरंगित पहाड़ियों में चरागाह, तटों पर पत्तन है। पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वान ने इसे संभववाद का नाम दिया। संभववाद की संकल्पना एक प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेबे ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक एवं एकमात्र भौगोलिक समस्या संभावनाओं की उपयोगिता है। उन्होंने कहा कि यहाँ आवश्यकताएं नहीं हैं और अपितु सर्वप्रथम संभावनाएं हैं। प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती है तथा मानव अपने सांस्कृतिक परंपराओं एवं सामाजिक विकास के स्तर से उनका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं। आइए दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित। देखो कई वर्षों से लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। तो धरातल पर जनसंख्या का असमान वितरण के लिए अनेक भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला है भौगोलिक कारक। इसके अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु एवं मुद्राएं प्रमुख कारक हैं। जल की उपलब्धता, देखो जल मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः जिस क्षेत्र में जल आसानी से उपलब्ध होता है, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं। पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ जल का उपयोग पशुओं, फसलों एवं उद्योगों तथा संचालन में किया जाता है। अतः जल स्रोतों के निकट जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक अनेक महत्वपूर्ण नगर, नदियों एवं झीलों के तटों पर स्थित हैं। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण ही समुद्री व्यापार के अंतर्गत से इसका इतिहास बहुचर्चित रहा है। दूसरा है भू आकृति। यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। पर्वतीय भागों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों और मध्य ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन एवं सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। इसके अलावा मैदानों में जीवित निर्वाह की अन्य सुविधाएं भी सरलता से उपलब्ध रहती हैं। आवागमन के साधन, वाणिज्यिक स्तर पर पशुपालन आदि भी मैदानों में संभव है। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन क्षेत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। इसलिए ये क्षेत्र प्रारंभ में कृषि तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। इसके कारण इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। प्राचीन काल से ही मैदान सभ्यता के केंद्र रहे हैं। विशाल नगर औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानों में ही विकसित हुए हैं। इस कारण नदियों के मैदान अधिक घने बसे हुए हैं। उदाहरण गंगा का मैदान विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देशों में से एक है। आगे देखेंगे हम लोग आगे भी क्वेश्चन है बच्चों।
उसके बाद लघुत्तरीय मानव विकास उपवर्ग को वर्णन कीजिए। प्राथमिक और द्वितीय की कोई हो गया है। चलवासी कृषि की जो है चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वही हाल है, 6 छेकों का है लेकिन बहुत लंबा है। आप अपने बच्चों जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा।